एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारेख और आज हम संडे को मिल रहे हैं बिकॉज आज है कुछ खास। और वो क्या है, वो ये कि आज संडे से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ संडे स्पेशल, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जिसे हम लिंक करेंगे विद आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस के। कोई भी हमने एक जनरल अफेयर उठाया कि हाँ इन दिनों में ऐसा कुछ हुआ और फिर उससे हम चेन बनाते जाएंगे और बातों को समझते जाएंगे जो हमारे लिए क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं। सो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे एक क्रिटिसिज्म, एक बहुत रिनाउंड एडवोकेट है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इन नए लॉज को। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चेन बनाते जाएंगे और देखेंगे कि थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ओल्ड लॉज और न्यू लॉज के बीच में जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कोई एक दो पॉइंट देखेंगे जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं एंड लास्टली द फर्स्ट FIR, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अड्डा 247 आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जहां पर आपको सभी लॉ एग्जाम प्रोडक्ट, अगर आपको हमारा बैच खरीदना है, मंजिल बैच स्टार्ट होने वाला है कल से, या फिर आपको महापैक खरीदना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलने वाला है फ्लैट 81% ऑफ। लेकिन अगर आप अड्डा 247 के एप्लीकेशन पर जाते हैं, ठीक है, और वहां पर मेरा कोड यूज करते हैं DIM80, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट वहां पर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको स्पेशल ऑफर दिया गया है इसका फ़ायदा उठाना है, बिकॉज ऑफर जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। और जल्दी से जाकर आपको जो भी आपकी पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आपको लगता है कि आगे आपको काम आएगा, वो उसे आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर एनरोल कर सकते हैं विथ हैवी डिस्काउंट। सो आई होप आप इस ऑफर का ज़रूर से लुत्फ उठाएंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सो सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म देखने वाले हैं कि भैया जो ये नए क्रिमिनल लॉ आए हैं उसमें ऐसा क्या हो गया कि उसे क्रिटिसाइज किया गया है। सो कर्नाटका हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं BV आचार्य, एडवोकेट BV आचार्य, उन्होंने नए क्रिमिनल लॉज जो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हुए हैं, आपको इस डेट को याद रखना है, जो 1 जुलाई 2024 से हमारे न्यू लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, जिनका नाम है BNSS और BSA। इनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया और हाईली क्रिटिसाइज इन्होंने किया है BNSS को, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा उसे हम जल्दी से देख लेते हैं। सो इन्होंने कहा कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसने सही ढंग से क्या किया है, CRPC को रिप्लेस किया है। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, BNS ने रिप्लेस किया है IPC को, यानी कि इंडियन पीनल कोड को। BNSS ने रिप्लेस किया है CRPC को, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को। और BSA ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। सो इन सभी को रिप्लेस तो किया गया है, ये बात तो उन्होंने कह दी। और BNSS ने अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया है, इसका मतलब वो भी प्रोसीजर के बारे में ही बात करता है कि किस तरीके से ट्रायल होगी, क्या होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ें प्रोसीजर को लेके ही बात करती है, लेकिन जो BNSS का टाइटल है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, वो एंटायरली डिफरेंट है और इसका प्रोसीजर जो होता है क्रिमिनल केसेस में, उससे कोई लेना देना है नहीं। जैसे कि हम CRPC कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो हमें समझ में आता है कि ये जो कोड है, ये जो लॉ है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। लेकिन जब हम BNSS सुनते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, सो यही इन्होंने कहा कि BNSS को जब भी हम देख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बारे में बात करना चाह रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने आगे क्या कहा। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर हम BNSS को, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा इंडियन सिटीजन्स प्रोटेक्शन कोड 2023। बट असलियत में अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से मिलता जुलता होना चाहिए था।
बट ऐसा नहीं हुआ। तो इनका ये कहना है कि ये जो नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सही नहीं है, बिकॉज अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि ये हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, लेकिन इसका काम ये नहीं है। ये तो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर बताता है, क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। ठीक है, सो पहला इनका जो तर्क था वो ये था। उसके बाद ये आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, वो ये है कि इनका कहना है कि भैया इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर लोग डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी मदर टंग होती है, सबकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। उसमें अगर भारतीय न्याय संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर BSA अगर होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में अप्लाई किया जा रहा है तो उसका जो नाम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हर कोई उसे प्रोनाउंस कर पाए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं जिनके लिए ऐसे नाम लेना बहुत ही टफ काम है। सो ये था इनका दूसरा तर्क, यानी कि दूसरा क्रिटिसिज्म, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने रखा अगेंस्ट द न्यू क्रिमिनल लॉज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अबाउट द कॉलोनियल लीगेसी। इन्होंने कहा कि जब नए कानून लेकर आए गए, BSA, BNSS, BNS, जब इन्हें लेकर आया गया तो हमें पार्लियामेंट ने कहा कि जो पहले के कानून थे जैसे कि इंडियन पीनल कोड, वो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, यानी कि वो कॉलोनियल लेगेसी थी जिसका हैंगओवर हमें उतारना था कि भैया ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए लेकिन कानून हमारे पास ही रह गया, हमें ऐसा नहीं सुनना था। सो हमने क्या किया, हमने इन कानून को ही चेंज कर दिया, इन लॉज को ही चेंज कर दिया। बट इनका क्या कहना है, इन्होंने ये कहा कि जो CRPC है वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स लेकर तो आए थे 1898 में, लेकिन इंडिया की खुद की पार्लियामेंट ने आज़ादी के बाद, आज़ादी के करीब 20 साल बाद 1973 में रिप्लेस कर दिया था ब्रिटिशर्स वाले CRPC को। यानी कि जो ब्रिटिश कानून लेकर आई थी CRPC, वो तो इंडिया की लेजिस्लेशन ने पहले ही चेंज कर दिया, इंडिया के पार्लियामेंट ने पहले ही चेंज कर दिया 1973 में आज़ादी के बाद। तो अगर जो कानून हम खुद लेकर आए थे जिसमें इतनी कोई बहुत बड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं थी, बस कुछ माइनर चेंजेस करने से ही काम चल जाता, वहाँ पर हमने क्यों पूरा लेजिस्लेशन उठाकर चेंज कर दिया? अगर आप भी इनकी बातों से सहमत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी क्या राय है इन मामलों में। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इन सब चीज़ों के बारे में आखिर बात क्यों की। जब हमने ये सब कुछ पढ़ा कि भैया उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी उन्होंने किया, हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है हमें वो देखना है। और ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, ताकि क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी करंट अफेयर को पढ़ते हैं या फिर किसी भी हेडलाइन को पढ़ते हैं, या फिर लेट्स सपोज ये एक आर्टिकल था जहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, अब मुझे उस आर्टिकल से या फिर उस न्यूज़पेपर से वो बातें, वो चीज़ें डिराइव करनी है जो मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और उसमें मैंने कोई एडवर्टीज़मेंट देखा, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि नहीं ये बाइक तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लग रही है। नहीं, हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी पीस ऑफ आर्ट, कोई भी पीस ऑफ आर्टिकल हो, न्यूज़पेपर हो, जर्नल हो, अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर पेपर फॉर्मेट में हो, हमें क्या करना है, हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसे सर्च करना है। तो जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे लगा कि क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे UG वाले बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है ओल्ड लॉज और न्यू लॉज में एक कंपैरिजन जानना, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि उसमें क्या सेक्शंस दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए हैं, इतना इन डेप्थ हमें नहीं जाना है। प्लस जो हमारी क्लासेस होती है, क्लैट प्रो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसके बाद आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, वहाँ तो आप हमसे पढ़ेंगे ही ये सब। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए हम जल्दी से IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को BSA, BNSS और BNS से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं और वो बातें जान लेते हैं जो हमारे लिए जानना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है, सो नंबर 1, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, सो नंबर 1 इज़ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यहाँ पर हम इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता को करने वाले हैं कंपेयर।
सो इंडियन पीनल कोड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इट इज आईपीसी। आईपीसी इनेक्ट कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। बट ये एनफोर्स कब से किया गया? एनफोर्स किया गया 1 जनवरी 1862 को। नाउ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो बच्चों, जब भी पार्लियामेंट किसी बिल को पास कर देती है, उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब अगर वो एक्ट बन गया तो क्या किसी एक्ट को बनाते ही उसे लागू कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है? नहीं, बिकॉज अगर हम नए कानून को देखें तो दिसंबर 2023 में ही बोल दिया गया था कि ठीक है नए लॉज आने वाले हैं, बट उन्हें अप्लाई कब से किया गया? उन्हें अप्लाई किया गया 1 जुलाई 2024 से। इसका क्या मतलब है कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों अलग अलग बातें होती है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट वो डेट होती है जब से कानून को लागू किया जाता है, और एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाती हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। बिकॉज अगर हम इंडियन पीनल कोड का नाम देखें तो आईपीसी का नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। अब अगर किसी बच्चे से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडियन पीनल कोड का डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, तो आप सोचोगे कि अगर 1860 इसका नाम है, इसका मतलब एनफोर्स भी 1860 में ही हुआ होगा। लेकिन ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। और ये मिस्टेक हम कैसे नहीं करेंगे? बिकॉज मैं हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना। सो हम ये गलती नहीं करेंगे। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों डिफरेंट बातें होती है, और हमें ये डेट्स क्यों थोड़ा सा जानना ज़रूरी है बच्चों? वो इसलिए क्योंकि ये इसी साल हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे क्रिमिनल लॉज में। बिकॉज ये जो 3 लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक पिलर की तरह काम करता है हमारे क्रिमिनल लॉ में। और क्योंकि उनमें चेंज आया है तो हम ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लैट में नहीं आया तो किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए हमें इनके बारे में ये छोटी छोटी जानकारियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस थे। ठीक है, सो तकरीबन 511 सेक्शंस हुआ करते थे इंडियन पीनल कोड में। अब हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता पे। तो अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म है BNS, जिससे इनेक्ट किया गया। अब देखो, ये जो इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट है ना, जो हमारे नए कानून है, उसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद रखना आपके लिए बहुत ईजी है। वो क्यों है? बस आप क्रिसमस याद रखना। 25 दिसंबर 2023 को इन सभी लॉज को, चाहे वो BNS हो, BNSS हो या फिर BSA हो, इन सभी लॉज को इनेक्ट किया गया था। सो 25 दिसंबर हम सबको याद रहेगा, और 1 जुलाई भी याद रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज ये अभी रिसेंटली हुआ है। जो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके डेट्स हमें याद रखना ज़रूरी है। और 1 जुलाई मुझे नहीं लगता कि याद करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है, बिकॉज जो मंथ के बीच के नंबर्स होते हैं ना, वो फिर भी डिफ़िकल्ट होता है याद रखना। और ये जो तीनों लॉज है ना, जो BSA है, BNS है और BNSS है, ये तीनों लॉज सेम डे ही तो इनेक्ट हुए हैं और सेम डे ही एनफोर्स हुए हैं। सो याद रखना है बस एक डेट को, यानी कि क्रिसमस को और 1 जुलाई को, और हमारा पूरा ये जो काम है, ये जो पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या याद रखना है? बस खाली IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट को। बिकॉज क्या पता जो पैराग्राफ हमें दिया जाए उसमें ऐसा कोई ट्रिक क्वेश्चन आ जाए कि हमें पूछ लें कि भैया इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट या एनफोर्समेंट क्या था। एंड मोस्टली डेट ऑफ एनफोर्समेंट ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, सो आई होप यहाँ आपको जो हमने कंपैरिजन किया है IPC और BNS के बीच में वो समझ में आया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पे, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। सो CRPC का शॉर्टकट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का शॉर्टकट होता है CRPC। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शॉर्टकट होता है BNSS। अब CRPC को कब इनेक्ट किया? 25 जनवरी को उसे इनेक्ट किया गया।
ठीक है। और इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या रहा? इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट रहा 1 अप्रैल 1974। इसमें कितने सेक्शंस हुआ करते थे? 484 सेक्शंस हुआ करते थे। आईपीसी में हमने देखा कि 511 सेक्शंस हुआ करते थे, बट अब घट गए हैं वो सेक्शंस। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक्शंस बढ़ गए हैं बीएनएसएस में। सो बीएनएस का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? आपको मैंने बताया सेम रहेगा, 25 दिसंबर 2023। हम सबको याद रहेगा, क्रिसमस का दिन। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या रहेगा? वो भी सेम ही है, सेम एज बीएनएस, यानी कि 1 जुलाई 2024, जिसमें कुल मिलाकर 531 सेक्शंस है। आई होप यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया सब कुछ क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम अब क्या हो गया है? वो हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि BSA। इंडियन एविडेंस एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? इनेक्ट किया गया था 15 मार्च 1872 को, और एनफोर्स किया गया था 1 सितंबर 1872 को। आप जब भी देखोगे आपको उसी से समझ में आ जाएगा, डेट ऑफ इनेक्टमेंट हमेशा डेट ऑफ एनफोर्समेंट से पहले की क्यों होती है। आप यहाँ पर देखिए 15 मार्च को ये इनेक्ट हुआ और एनफोर्स हुआ 1 सितंबर से, बिकॉज जब एक्ट पास हुआ था, जब बिल पास हुआ था तो वो एक्ट तो बन गया था, बट उसे लागू नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। जिस दिन से वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है उसी दिन को हम कहते हैं डेट ऑफ एनफोर्समेंट। सो आई होप आप देख रहे हो, एक छोटी सी न्यूज़ जो मैंने पढ़ी कि एक सो एंड सो एडवोकेट थे, उन्होंने नए क्रिमिनल लॉज को क्रिटिसाइज़ किया। वहाँ से हमने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल ली, यहाँ तक कि हमने डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बीच का डिफरेंस को भी जान लिया। जो बहुत बड़े बड़े बच्चे जो लॉ स्कूल में चले जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत बार जिसे जानने में कन्फ्यूजन हो जाती है, उन चीज़ों को भी आज की सेशन में हमने देख लिया है। ठीक है। और अब आगे बस यही कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस होते थे, और अब जो आ गया है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें 170 सेक्शंस है, यानी कि कोई बहुत बड़ा हेर फेर यहाँ पर नहीं है। और डेट ऑफ इनेक्टमेंट एनफोर्समेंट दोनों सेम है, 25 दिसंबर 2023 को ये इनेक्ट हुआ था BSA, और एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 2024 से। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे वो इस क्लास से रिलेटेड हो, इसके पहले किसी क्लास से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी बात हो जो आपको परेशान कर रही हो क्लैट के प्रिपरेशन से लेकर। आपको क्या करना है? आपको बस कमेंट करना है, उसका रिप्लाई मैं दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर मैं आपको बता दूँ तो BNSS में भी हुए हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हुए हैं। पर यहाँ पर मैं आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आई हूँ, और वो लेकर आई हूँ मैं BNS से, यानी कि भारतीय न्याय संहिता से, जो कि पहले हुआ करता था इंडियन पीनल कोड। और ऐसा क्यों किया है मैंने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज हमारे क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, मैं वही बातें आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप उन सब चीज़ों को समझें और फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, फिर आप सोचें कि यार समझ में नहीं आया, एक काम करता हूँ, पहले CRPC पढ़ता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद इन सबको पढ़ूंगा। नहीं, अभी हमें इनको नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी से इन सबको इन डेप्थ पढ़ लोगे तो कॉलेज में आपको टीचर क्या पढ़ाएंगे, और कॉलेज में जाकर आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे लिए अभी ज़रूरी है कि भैया अगर कोई पैराग्राफ हमें दे दिया जाता है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ऐसी बातें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, एंड आई विल अश्योर कि ऐसा आपके साथ ना हो। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर्स के बारे में है। ठीक है, ये अभी हाल ही में 1 जुलाई को हुआ है, जिसका हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि मैंने यहाँ से BNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट से नहीं उठाए हैं कोई भी इंपॉर्टेंट बातें। बस मैंने इंडियन पीनल कोड या फिर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता जब हो गई है उससे मैंने उठाई है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेक्शन 4 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो बात करता है अबाउट पनिशमेंट। अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो उसमें 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड थी। ठीक है, नंबर 1 था डेथ सेंटेंस, नंबर 2 था
इम्प्रिजनमेंट, जो कि सिंपल भी हो सकता है और रिगरस भी हो सकता है, यानी कि हार्ड लेबर वाला भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद आती थी फाइन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आई नो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आपको जो भी इम्पोर्टेंट बताना है मैं पीपीटी में लिख के लेकर आऊँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। बट आई होप मैंने साथ साथ में बोला भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो उसमें 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दी गई थी। दैट इज डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 5 थी। बट जब भारतीय न्याय संहिता आई 1 जुलाई से, उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें सेक्शन 4 बात करता है अबाउट सच पनिशमेंट्स, और उसमें क्या हुआ, बीएनएस में अब 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कर दी गई है। देखा आपने, एक इतनी छोटी सी बात से हमने आज के सेशन में इतना सब कुछ सीख लिया। सो बीएनएस 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जहां पर ये 5 पनिशमेंट्स तो कॉमन है, बट एक और पनिशमेंट ऐड कर दी गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। यानी कि कोई इंसान अगर छोटा मोटा क्राइम करता है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसने बहुत पार्टी कर ली है और नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, और वो रास्ते पे अकेला निकल जाता है, लोगों से बातचीत करता है, चिल्लाता है, लोगों को परेशान करता है, पास में रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहाँ पे लोगों को सोने में दिक्कत होती है, ठीक है। सो इन दैट केस पुलिस सोचेगी कि यार ये मतलब खुद अपने सेंसेस में नहीं है, इसको अब जेल में डालेंगे, क्या ही करना है। तो पुलिस क्या करेगी, उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाएगी, कोर्ट उसे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाएगी, और क्या कहेगी कि तुम किसी एनजीओ के साथ मिलो, और लेट्स सपोज कि वहाँ पर कोई सफाई का, ठीक है, क्लीनिंग का ड्राइव चलने वाला, तो जाओ तुम वहाँ पर उनकी हेल्प करो, या फिर उसे बोल दिया कि तुम इस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं और उनकी फैमिली वाले आते हैं, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। सो इस तरीके की जो पनिशमेंट होती है वो कम्युनिटी सर्विस में आती है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो है द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। ये ऐड कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में अंडर सेक्शन 304। भारतीय न्याय संहिता के आने से पहले अगर मोबाइल स्नैचिंग या फिर चेन स्नैचिंग के जो ऑफेंसेस होते थे, तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसे एज अ चोरी ट्रीट करना चाहते हैं या फिर एज अ रॉबरी ट्रीट करना चाहते हैं। बट क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, तो इसमें क्या हो गया है, इसमें स्नैचिंग का इसमें स्नैचिंग का प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है, विच मीन्स अगर अब चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग जैसे केसेस होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली सेक्शन 304 के अंदर उन्हें ट्रीट किया जाएगा, ना कि चोरी या फिर डकैती या फिर रॉबरी की तरह। आई होप दिस अप टिल हियर इज़ क्लियर। तो अब हम सबसे लास्ट बात पे आ जाते हैं, वो है द फर्स्ट एफआईआर। अब जिस दिन 1 जुलाई को ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, उस दिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि जो पहला एफआईआर है वो फाइल किया गया है अगेंस्ट अ गरीब स्ट्रीट वेंडर, जो कि बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, बस एक फ्लाईओवर था, उसके नीचे एक फुटपाथ था, वहाँ पर उसने क्या किया, अपना छोटा सा ठेला लगा लिया जिसमें वो पानी की बॉटल्स और कुछ टबैको के प्रोडक्ट्स बेच रहा था। सबसे पहले यही न्यूज़ आई कि भैया जैसे ही नए क्रिमिनल लॉ आए, एक बेचारे गरीब के ऊपर पहली एफआईआर फाइल हो गई, बट बाद में इस केस को डिसमिस कर दिया गया। इसका मतलब ये कि इस केस में फर्स्ट एफआईआर फाइल नहीं हुई, होने वाली थी बट केस डिसमिस हो गया तो नहीं हुई। देन वो कौन सा केस है जो बना फर्स्ट एफआईआर, जहाँ पर फर्स्ट एफआईआर फाइल हुई अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ, वो है एक बाइक थेफ्ट का केस, जो कि हुआ था ग्वालियर में, जहाँ पर एक घर के बाहर एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ी थी और दिन दहाड़े उस बाइक की चोरी हो गई, जिसके लिए पहला एफआईआर फाइल किया गया था। ये भी हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज हमें सभी जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं उससे हमें अवेयर रहना है, उसके साथ हमें अवेयर रहना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो कुछ भी मैंने बताया सब कुछ क्लियर हुआ हो। मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं द 247 आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जहाँ पर आप सभी लॉ एग्ज़ाम प्रोडक्ट्स 81% ऑफ में एनरोल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड DIM80 यूज़ करते हैं एप्लीकेशन पे जाकर,
तो आपको एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर मिलने वाला है। सो आपको क्या करना है, बस जाना है और आपको जो कोई भी वहाँ से प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो महापैक हो या फिर हमारा बैच हो, आप जाकर ले सकते हैं डिस्काउंट में ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हर संडे को ये स्पेशल सीरीज़ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट संडे भी द लीगल जंक्शन का एपिसोड 2 लेकर आऊँगी, जहाँ पर हम ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं, जहाँ हम करंट अफेयर्स को उठाएंगे, एक चेन बनाते जाएंगे और एग्ज़ाम रिलेटेड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करते जाएंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अपना खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, इस सेशन को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।